नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि उत्तराखंड एलटी के लिए जो कि काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं, 8 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, सभी को पता है। तो इस वजह से अब जो क्लासेस होंगे वो मैराथन फॉर्म में होगा, यानी कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो देखिए, इन क्लासेस को अब जो ये क्लासेस होने वाली हैं इनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो इसके अलावा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। और जो आपका सब्जेक्ट का आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको करते रहिएगा अपने लेवल पर, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैं हमेशा कहता हूँ सब्जेक्ट की जो तैयारी है उसको बनाए रखना। ये जो क्लासेस है इसको देखते रहिए, बाकी सब्जेक्ट को प्रिपरेशन करते रहिए। बस ये दो चीज़ें कर लेना। उसके बाद जो एग्ज़ाम है 8 अगस्त का, वैसे तो काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं और आई होप आपने जो सब्जेक्ट का प्रिपरेशन है वो काफ़ी हद तक कर लिया होगा। रही बात टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो मैंने आपसे कहा था ये जो क्लासेस हैं अब मैराथन फॉर्म में आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आपके कंप्लीट होते रहेंगे। ठीक, वैसे मैंने पहले भी क्लासेस ली हैं इसकी, तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन इन क्लासेस को ज़रूर देख लेना जो ये मैराथन क्लासेस हैं। जैसे एक पहली क्लास आज है, इसके बाद कल या परसों एक और क्लास आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा। तो ऐसे करते 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 आपके एग्ज़ाम तक जितने भी क्लासेस हो सके वो आ जाएंगे। और एग्ज़ाम्स के कुछ दिनों पहले एक मेगा मैराथन ले लेंगे जिसमें अभी तक के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर जितने भी हैं, और जितना भी सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताए थे पिछले वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड कर दूंगा मैं एक ही वीडियो में, ताकि एग्ज़ाम से पहले पहले उसको एक बार देख लेना, बस उतना सफिशिएंट होगा आपके लिए। बाकी ये जो मैराथन क्लासेस है इसको देख लेना, कंप्लीट देखना, और जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम 45 टू 50 क्वेश्चन आज की क्लास में, उन सभी के आंसर आपको बताने हैं कमेंट करके, या फिर आप सीधे फाइनल में आखिर में बता सकते हैं कि आपके कितने राइट हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और एक और चीज़, टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पर अपडेट्स वगैरह मैं देते रहता हूँ। ठीक है, पीडीएफ वगैरह भी। तो टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक और चीज़, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का जो नाम है सेम है, GOV एग्ज़ाम इन्फो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम इन्फो। तो इसको सर्च करके आप ज़रूर फॉलो कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, ये क्वेश्चन है। और इसमें पूछा गया है कि यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक प्रश्न का टाइप है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, और पूछा यह गया है कि ये किस से संबंध रखता है, जो प्रश्नों के प्रकार हैं उनमें से किससे संबंध रखता है। जैसे कि एग्जाम यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, डाइवर्जेंट है, एनालिटिक है, ओपन एंडेड है, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो कौन सा राइट आंसर को ये आपको बताना है। हाउ डू ग्रेड्स डिफर फ्रॉम मार्क्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर आपने सेकंड गेस किया है तो बिल्कुल सही सोचा है, एनालिटिक होगा, क्योंकि इसमें एनालिसिस करना पड़ेगा और इस वजह से इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विश्लेषणात्मक। एनालिसिस करने के बाद ही आप बता पाएंगे कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। ठीक है, ग्रेड्स वही है जो जनरली स्कूल्स में होता है, किसी किसी स्कूल में ABCD जो ग्रेड मिलता है आपका मार्कशीट में। इसके अलावा नंबर्स तो आप जानते ही हैं, परसेंटेज वगैरह, वही चीज़ है। तो यही पूछा गया है कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। तो सेकंड अगर आपने सोचा था तो बिल्कुल सही आंसर किया है आपने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। डिसलेक्सिया से एक क्वेश्चन है, देखिए मैंने आंसर बता दिया आपको पहले ही। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, या फिर डिसप्रॉक्सिया। तो इसका आंसर आपको बताना है और मैंने बता ही दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आई थिंक सभी को पता ही होगा, डिसलेक्सिया इसका राइट आंसर होगा। जो सीक्वेंस होता है, फॉर एग्जांपल लेटर एक वर्ड है और इसका जो सीक्वेंस है कुछ इस तरह से है, और इसका आगे पीछे हो जाना है, LTTERS, कुछ इस तरह से, ये प्रॉब्लम आता है डिसलेक्सिया की वजह से। ठीक, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद है, एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल कुड बी अ टैगलाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, ये किसके लिए एक प्राचार्य वाक्य हो सकता है, यानी कि टैगलाइन हो सकता है। क्या ये कोहेसिव एजुकेशन के लिए होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए होगा, कोऑपरेटिव एजुकेशन के लिए होगा, या फिर एक्सक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। ये जो आप देख रहे हैं टैगलाइन, एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल फॉर ऑल, ये किसके लिए बेहतर होगा, ये पूछा गया है। तो ये होगा आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि जिसमें हर प्रकार के छात्र शामिल हो या फिर हर प्रकार के बच्चे उसमें हों। ठीक, तो इस वजह से जो टैगलाइन है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए सबसे प्राचार्य वाक्य या फिर सबसे फिटिंग टैगलाइन होगा। तो ऑप्शन सेकंड अगर आपने सोचा तो बिल्कुल सही है।
समावेशी शिक्षा। इससे क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका फ्लुएंसी, एलेबोरेशन, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर द फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ। ये जो फैक्टर्स हैं, जैसे फ्लुएंसी हो गया आपका, एलेबोरेशन और जो ओरिजिनलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो फैक्टर्स हैं वो किससे संबंधित जो हैं फैक्टर्स, गिफ्टेड नेट से हैं, टैलेंट से हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग से है, या फिर एक्सेलरेशन से हैं। तो ये होगा सिंपल आंसर गिफ्टेड नेट से, यानी कि जिनमें प्रभावपूर्णता, व्याख्या या फिर जो आपका ओरिजिनलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो जितने भी फैक्टर्स हैं वो सभी आपके गिफ्टेड नेट से होंगे, डाइवर्जेंट नहीं होगा। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई हैं, और डाइवर्जेंट ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्रिएटिव हो, ठीक। तो यही कहने का मतलब है, ये होगा आपका प्रतिभा यानी गिफ्टेड नेट से, इसका राइट आंसर है। तो अगर फर्स्ट आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट स्टडीज़ फॉर एन एग्जामिनेशन बिकॉज ही फाइंड द कंटेंट ऑफ द कोर्स इंजॉयबल, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन, या फिर सोशल मोटिवेशन। यानी कि जो कंटेंट है सिलेबस का उसको इन्जॉय करता है उसे पढ़ने में, तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है? यानी कि अपनी पढ़ाई को इन्जॉय करता है या फिर जो आपका सिलेबस है उसको इन्जॉय करता है अगर विद्यार्थी, तो किस तरह का उदाहरण है? इंटरनल मोटिवेशन यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा, या फिर सामाजिक अभिप्रेरणा। तो ये भी क्वेश्चन ईजी है, गैस कर लिया होगा आप लोगों ने। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर है आंतरिक अभिप्रेरणा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। जब इंटरनल मोटिवेशन होगा तभी जो कंटेंट है आपका सब्जेक्ट का या फिर सिलेबस, उसको आनंददायी लगेगा किसी भी स्टूडेंट को, ठीक। तो इस वजह से इसका राइट आंसर होगा इंटरनल मोटिवेशन की वजह से ऐसा होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। तो ये इंटरनल मोटिवेशन का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, एन अप्रोच दैट एम्फोसाइजेज द एक्टिव कॉग्निटिव क्रिएशन ऑफ चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, ठीक है। तो ये जो है एक उपागम बच्चों की समझ एवं ज्ञान की सक्रिय संज्ञानात्मक सृजन पर बल देता है, ये किसका सिद्धांत का एक एग्जाम्पल है, पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया सक्रिय संज्ञानात्मक सृजन पर बल देता है, ऐसा कौन सा उपागम है जो समझ एवं ज्ञान के सक्रिय संज्ञानात्मक सृजन पर बल देता है? तो इसकी बात किसने की थी? पियाजे का सिद्धांत है ये, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये होगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट, पियाजेस प्रिंसिपल एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस अप्रोच, ठीक है। पियाजे ने बताया था जो स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, इसको देख लेना। और वैसे आपने पढ़ा है सेंसरी मोटर जो होता है बर्थ से लेकर 2 ईयर तक, 2 साल तक। प्री ऑपरेशनल होता है 2 से 7, ये भी देखना कि कौन से ईयर तक का होता है ये, ठीक है। कई बार डायरेक्ट से क्वेश्चन आता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है 7 से 11 वाले जो बच्चे होते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन 12 से ऊपर वाले। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये भी देख लेना जो मैंने कल बताया था अपने वीडियो में कि जितने भी फेमस आपके साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने फेमस थ्योरीज दी हैं, पॉवलोव हो गया, पियाजे, स्किनर, ठीक है, बीने, इन सभी का जो थ्योरीज है इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। और इससे क्वेश्चन भी देखेंगे वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सूटेबल मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, सबसे सूटेबल कौन सा तरीका होगा? ऑप्शंस पढ़िए, उसके बाद आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको अपना एक कॉमन सेंस का यूज़ करके आंसर करना पड़ता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें से जो आपका अधिगम का सबसे उपयुक्त तरीका है या फिर लर्निंग का, टीचिंग का, वो कौन सा होगा बच्चों के लिए? पहला है, बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे चुप रहें और शिक्षक को सुने, या फिर बच्चों को विकसित होने के लिए बहुत से अवसर दिए जाने चाहिए, अधिगम के प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न करने के लिए अंतःक्रियाएं एवं गतिविधियों को बनाया जाए। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से कौन से सही हैं? क्या कोई एक सही है, 2 सही है, 3 है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं ABCD में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा B एंड C, ठीक है। यानी कि B और C आपका बिल्कुल सही है। यानी कि क्या? बच्चों को विकसित होने के लिए बहुत से अवसर देने चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर एज, उनके आयु के अनुसार जो डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना काफ़ी ज़रूरी है,
डेवलपमेंट के लिए, पहली चीज़। इसके अलावा जो अधिगम है, इसके प्रति जो पॉजिटिव एटीट्यूड कह लीजिए, सकारात्मक भाव कह लीजिए, तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। इंटरेक्शन एंड एक्टिविटी शुड बी डिज़ाइन टू जनरेट पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग। ठीक, तो ये सबसे उपयुक्त दो तरीके हैं। पहला वाला इसमें इनवैलिड है, ठीक है, इसके लिए समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद है एन इफेक्टिव टीचिंग मटेरियल इज़ वन विच, प्रभावी शिक्षण सामग्री, मैंने कल बताया था इससे टीचिंग एड से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि देखने में अच्छी हो, रंग बिरंगी हो, पहला ऑप्शन है। सभी मानसिक और शारीरिक शक्तियों को सक्रिय करे, या फिर सभी बच्चों के लिए दर्शनीय हो, या फिर बनाने और उपयोग करने में सरल हो। तो कौन सा होगा? जाहिर सी बात है, जिसमें मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी होगा वही सबसे बेस्ट होगा, जो आपका टीचिंग मटेरियल है या टीचिंग एड्स है वो। तो ऑप्शन सेकंड अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है, ठीक है। देखने में अच्छा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सभी बच्चों के लिए विजिबल हो, ये ज़रूरी है, लेकिन उससे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना है, ठीक है। एक्टिवेट ऑल द मेंटल एंड फिजिकल पावर्स, ये इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यता केंद्रित उपागम संदर्भ लेता है। ये ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सीखने वालों की क्षमताओं का, सीखने के तरीकों का, संदर्भ और संस्कृति का। क्वेश्चन ये है कि लर्नर सेंटर अप्रोच जो है वो किसका संदर्भ लेता है? सीखने वालों की क्षमताओं का, सीखने के तरीकों का, संदर्भ और संस्कृति का, कॉन्टेक्स्ट एंड कल्चर का। इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तीनों ही होगा, ठीक है। एबिलिटी ऑफ लर्नर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका संदर्भ लेता है लर्नर सेंटर अप्रोच जो होता है। इसके अलावा मेथड ऑफ लर्निंग, ये भी लर्नर सेंटर अप्रोच है। कॉन्टेक्स्ट एंड कल्चर, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट। तो ये तीनों ही होगा, यानी कि हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, विच थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी वॉज प्रोपाउंडेड बाय सिगमंड फ्रेड। तो सिगमंड फ्रॉइड द्वारा व्यक्तित्व के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारवादी, मानवतावादी या मनोसामाजिक। तो ऑप्शन ए आपने गैस किया तो बिल्कुल सही है, मनोविश्लेषणात्मक, साइको एनालिटिक, ये चीज़ इन्होंने दिया था। इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड, जो मैंने बताया कि जितने भी फेमस आपके साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ लेना। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, मनोविश्लेषणात्मक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन ये है कि अ टेस्ट विच इज़ डिज़ाइन टू टेस्ट द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी कि नई सूचना ग्रहण करने के लिए एक परीक्षण को तैयार किया गया है, जिसके द्वारा बाय विच द फ्यूचर परफॉर्मेंस कैन बी एस्टिमेटेड मेनली इज़ कंसर्न विद। समझते हैं क्वेश्चन को। इसमें पूछा गया है कि एक परीक्षण है जो एक नई सूचना को ग्रहण करने की क्षमता जांचने हेतु बनाया गया है, ठीक, जिसके द्वारा मुख्य रूप से भावी कार्य निष्पादन का अनुमान लगाया जा सके, यानी कि जो होने वाला है फ्यूचर में उसका अनुमान लगाया जा सके। ये संबंधित है किससे? अभिक्षमता परीक्षण से, अचीवमेंट टेस्ट से, इंटेलिजेंस टेस्ट से, या फिर पर्सनालिटी टेस्ट से। तो क्या होगा ये? यहाँ पर सूचना ग्रहण करने की क्षमता जांचने हेतु की बात की गई है, तो ये होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट से, ठीक है, अभिक्षमता परीक्षण से। ऑप्शन ए अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द टीचर इन अ क्रिएशनिस्ट क्लासरूम। जो आपका सृजनवादी कक्षा है, इसमें शिक्षक क्या है? 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। लीडर ऑफ अ डेमोक्रेटिक लर्निंग ग्रुप, कंट्रोलर ऑफ डिसिप्लिन इन द क्लास, द क्रिएटर ऑफ द डेमोक्रेटिक ग्रुप, डिसिप्लिन मैनेजर इन द क्लासरूम। तो क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एक प्रजातांत्रिक अधिगम समूह का नेता, अ लीडर ऑफ डेमोक्रेटिक लर्निंग ग्रुप। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक प्रजातांत्रिक अधिगम समूह का नेता एक सृजनवादी कक्षा में एक शिक्षक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू BF स्किनर द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन इज़ द रिजल्ट ऑफ व्हाट? ट्रेनिंग इन ग्रामर, यानी कि व्याकरण में प्रशिक्षण,
या फिर अनुकरण एवं पुनर्वलन, इसकी वजह से भाषा में विकास होता है बच्चों में, या फिर जन्मजात क्षमताओं का, या फिर मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता। तो इसमें से क्या होगा? BF स्किनर के अनुसार आपको बताना है कि बच्चों में भाषा का विकास किसका रिजल्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर बी आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है, इमिटेशन एंड री इन्फोर्समेंट। एक तो अनुकरण करके सीखते हैं बच्चे, दूसरा री इन्फोर्समेंट। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जो भाषा का विकास बच्चों में होता है, इन दो तरीक़ों से। ठीक है, तो व्याकरण की तो बात यहाँ पर नहीं आती है क्योंकि बच्चों की बात की गई है, तो ट्रेनिंग इन ग्रामर ये यहाँ पर मायने नहीं रखता है। जन्मजात क्षमताओं की बात भी यहाँ पर मायने नहीं रखती है, परिपक्वता भी नहीं कहेंगे। अनुकरण एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो भाषा का विकास करता है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन आर्किमिडीज वॉज इन द बाथटब ही फाउंड अ सॉल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम, अंडर विच स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी विल इट कम। देखिए ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेटमेंट देके, तो इसको ध्यान से देखना क्या पूछा गया है। जब आर्किमिडीज नहाने के टब में था तब उसने अपनी समस्या का समाधान पाया, यह सृजनात्मकता की प्रक्रिया के किस चरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्रिएटिविटी के जो प्रोसेस ऑफ स्टेजेस हैं आपके प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी के, उसके अंतर्गत कौन से स्टेप में आता है। देखिए प्रोसेस आपको पता होगा, पहला होता है आपका प्रिपरेशन। ठीक है, यानी कि इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, जो मटेरियल्स हैं या फिर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है या सोर्स ऑफ मोटिवेशन नॉलेज जो है उसको कलेक्ट करना। ठीक है, वो एक्वायर करना वो होता है। इसके अलावा दूसरा होता है आपका इंक्यूबेशन। ठीक है, इंक्यूबेशन की बात करें तो इसमें जो है आपका जो भी चीज़ें हैं उसको माइंड में कंबाइन करना। ठीक है, ये सेकंड स्टेज है आपका। फिर आता है आपका इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीपन। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। इसमें अचानक से जो इंसाइट है वो जागता है और आपको एक थॉट आता है या विचार आता है या एक सॉल्यूशन मिल जाता है किसी चीज़ का, तो ये होता है आपका थर्ड स्टेज में इल्यूमिनेशन, प्रदीपन जिसे कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका वेरिफिकेशन कह लीजिए, सर्टिफिकेशन कह लीजिए, ये आता है। ठीक, तो स्टेजेस को भी याद रखना, इनका क्या मतलब है ये भी याद रखना। तो इसको घुमा घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बताया इल्यूमिनेशन इसका करेक्ट आंसर अगर आपने गेस कर लिया होगा। नहीं किया है तो याद रखना इल्यूमिनेशन जो स्टेज है वो इसके अंतर्गत, इस स्टेप के अंतर्गत ये चीज़ आता है। ठीक है, कि अपनी समस्या का समाधान पाया जब नहाने के टब में आर्किमिडीज थे, उन्होंने खोज किया था ना आपका जो एक फोर्स था उस प्लावन बल जिसे कहते हैं, तो उसी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन बना दिया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है द डायमेंशन ऑफ अफेक्टिव इंटेलिजेंस आर, भावनात्मक बुद्धि के आयाम है स्वयं के भावों को जानना, भावों को नियंत्रित करना, दूसरों के भावों को पहचान करना। तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको गैस करके बताना है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, फर्स्ट सेकेंड और तीनों ही सही है। भावनात्मक बुद्धि के आयाम में स्वयं के भावों को जानना ये भी आता है, भावों को नियंत्रित करना ये भी इंपॉर्टेंट है, दूसरे के भावों की पहचान करना ये भी आता है। ये तीनों ही आयाम हैं भावनात्मक बुद्धि के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफाइड टेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमाणीकृत परीक्षण है। ठीक है, पहला है आपका सोशियोमेट्री, ऑटोबायोग्राफी, कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स या फिर कूडेर प्रेफरेंस रिकॉर्ड्स। इसमें से आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सोशियोमेट्री, ऑटोबायोग्राफी, कम्युलेटिव रिकॉर्ड या फिर कूडर पसंद प्रेफरेंस होगा यहाँ पर, कूडर प्रेफरेंस रिकॉर्ड, ये आपको बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कूडर प्रेफरेंस रिकॉर्ड या फिर कह लीजिए कूडर वरीयता रिकॉर्ड। ठीक है, इसे जी फेडरिक कूडर ने तैयार किया था, इस वजह से ये नाम दिया गया है। तो ये चीज़ अब आपका राइट आंसर हो गया, कूडर प्रेफरेंस रिकॉर्ड। इसमें कई सारे टर्म्स यूज़ होते हैं। ठीक है, उसका इस्तेमाल करके इस रिकॉर्ड को तैयार किया जाता है। ठीक, इसको एक बार पढ़ लेना रिसर्च करके। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद है आपका फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लर्नर द फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आर। पूछा यह गया है कि शिक्षार्थी की दृष्टि से जो आपका सीखने की प्रक्रिया है या फिर प्रोसेस ऑफ टीचिंग या लर्निंग है, उसको कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसको पढ़िए। मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य क्या ये अफेक्ट करता है, क्या लगता है। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, तो बिल्कुल करता है, अगर ये ठीक नहीं रहेगा तो ये
टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करेगा डेफिनेटली। एज एंड मैच्योरिटी लेवल भी अफेक्ट करता है, ये भी सही है। मोटिवेशन लेवल ये भी अफेक्ट करेगा। मोटिवेशन लेवल कैसा है आपका? बुद्धि और अभिक्षमता, इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, इस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये सारे ही फैक्टर ऐसे हैं जो कि अफेक्ट करेंगे किसको? टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हो सकता है ऑप्शन चेंज करके दे दिया जाए, तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना। फिलहाल इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका द फैक्टर्स रिलेटेड टू द टीचर्स विच मोस्ट अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब देखिए ऊपर पूछा था शिक्षार्थी, अभी पूछा गया शिक्षक से संबंधित फैक्टर आपको बताने हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो नॉलेज एंड स्किल क्या ये अफेक्ट करेगा? डेफिनेटली इस पर डिपेंड करता है, तो ये अफेक्ट करेगा नॉलेज एंड स्किल। फिर है आपका बिहेवियर, उसके बाद है आपका इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी। तो देखिए बिहेवियर और नॉलेज एंड स्किल ये दो इंपॉर्टेंट ऐसे चीज़ हैं जो आपके अफेक्ट करेंगे शिक्षक से संबंधित जो ऐसे फैक्टर हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल मेथड फॉर टीचिंग चिल्ड्रन। बच्चों की शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी सबसे उपयुक्त विधि है? तो पहला दिया, देखिए क्या दिया गया है, खेल, अवलोकन, कहानी सुनाना या फिर व्याख्यान। तो देखिए पहले तीन तो यहाँ पर ठीक लग रहे हैं, प्ले हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, स्टोरी टेलिंग, ये चीज़ तो ठीक है। लेकिन व्याख्यान की बात करें, लेक्चर की बात करें, तो ये बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा देखें तो दूसरे में है आपका ग्रुप डिस्कशन, गाइडेड स्टडी, और इसमें भी व्याख्यान दिया गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, गाइडेड स्टडी बच्चों के लिए ये सही नहीं है अभी। तो इसके बाद सी ऑप्शन देखते हैं। सी में दिया गया है कि प्रोजेक्ट कार्य, खेल, अवलोकन और कहानी सुनाना। तो ये ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। प्रोजेक्ट वर्क बच्चों को दे सकते हैं, इसके अलावा खेल हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, स्टोरी टेलिंग, ये सभी जो है उपयुक्त होगा किसके लिए? चिल्ड्रंस के लिए। तो बच्चों के शिक्षण के लिए सी ऑप्शन यानी कि प्रोजेक्ट कार्य, खेल, अवलोकन, कहानी सुनाना, ये सही है। बाकी डी ऑप्शन की बात करें तो सेमिनार और कहानी सुनाना और ये सब तो ठीक है, लेकिन सेमिनार का इसमें मतलब नहीं है, तो इस वजह से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल मोटिवेटर। ये पूछा गया है कि सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है। नीड फॉर अचीवमेंट, ये होगा आपका नीड ऑफ अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि की आवश्यकता, ये जो है मोटिवेटर है। बिल्कुल नीड जो है मोटिवेटर है, इस वजह से ये तो है, पूछा गया है नहीं है। तो दूसरा देखिए हंगर, थर्स्ट और स्लीप यानी कि नींद की आवश्यकता। तो देखिए इसका मोटिवेशन से सामाजिक अभिप्रेरक ये नहीं माना जाता है। ठीक, तो इस वजह से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके अलावा अप्रूवल रिक्वायर्ड ये भी है, नीड ऑफ कनेक्शन संबंध की आवश्यकता ये भी है। ठीक, तो इस वजह से बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, पूछा गया है नहीं है, तो बी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि द फैक्टर दैट अफेक्ट्स ऑब्लिवियन आर, यानी कि विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक। विस्मरण यानी कि जो यादें हैं या जो आप भूल जाते हैं, ठीक है, इसको अफेक्ट, भूलने का कारण क्या है, बेसिकली यही पूछा, भूलने के कारण का कारक क्या है, फैक्टर क्या है। पहला है नेचर ऑफ द सब्जेक्ट टू बी लर्नड, यानी कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसकी प्रकृति, ठीक है, कैसा है, इंटरेस्टिंग है या नहीं, इस वजह से। या फिर सिखाने की विधि, जो टीचिंग मेथड है या फिर लर्निंग मेथड है, सीखने या सिखाने की विधि, उस वजह ये एक फैक्टर है विस्मरण का यानी कि भूलने का। इसके अलावा एकांशों का क्रमिक स्थान, यानी कि जो यूनिट्स हैं उसका जो सीक्वेंस बनाया गया है वो व्यवस्थित नहीं है। ठीक है, क्रमिक स्थान जो है वो सही नहीं है। या फिर उपरोक्त सभी, तो समझ गए होंगे, उपरोक्त सभी तीनों ही ऐसे कारक हैं जो विस्मरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए एग्ज़ाम में ये हो सकता है कि कुछ ऑप्शन दे दिए जाएँ, कुछ ना दिए जाएँ, तो ठीक से देख के यहाँ पर इसको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आंसर करना। जरूरी नहीं है कि सभी में उपरोक्त सभी हो आंसर। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द फैक्टर दैट अफेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग आर,
फंक्शनल इम्यूटेबिलिटी, कार्यात्मक रुकावट कह लीजिए, अटलता कह लीजिए। और दूसरा आपका मेंटल एटीट्यूड, मानसिक जो आपका एटीट्यूड है। नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या का स्वरूप या फिर प्रशिक्षण, ठीक है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका जो ट्रेनिंग है या प्रशिक्षण है वो कैसा है। तो इसमें भी इसका जो राइट आंसर है वो चारों ही हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सभी जो हैं इस चीज़ को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद पूछा गया है कि इंडक्टिव रीजनिंग इज यूज्ड बाय विच टाइप ऑफ थिंकर, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग हमने पढ़ा है आगमनात्मक तर्कणा या फिर रीजनिंग किस प्रकार के चिंतक द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। पहला है आपका क्रिएटिव थिंकर, ठीक है, क्रिटिकल थिंकर, डिडक्टिव थिंकर या फिर एनालॉग थिंकर। ये चार ऑप्शन इसमें से आपको आंसर बताना है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? देखिए, आगमनात्मक तर्कना बेसिकली ये है कि इसमें जो ऑब्जर्वेशंस हैं या फिर फैक्ट्स हैं उसको कंबाइंड करके एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, और ये जो किया जाता है ऐसा जो चिंतक होता है उसे कहते हैं क्रिएटिव थिंकर, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, बस इम्पॉर्टेंट ये है, सृजनात्मक चिंतक, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो इसको याद रखना है। इंडक्टिव रीजनिंग होता क्या है, ठीक है, एक निगमनात्मक भी होता है, तो इन सबको पढ़ लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक रीज़न दिया गया है और ऑप्शंस दिए गए हैं, और पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला दिया गया स्टेटमेंट की परीक्षा के दौरान व्यक्ति एंग्जाइटी कह लीजिए, एंग्शियस जो होता है हो जाता है या उसका अनुभव करता है, ठीक है। परीक्षा के दौरान व्यक्ति, हिंदी में कहते हैं, दुश्चिंता का अनुभव करता है, ठीक। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा एक रीज़न दिया गया है, मनोवैज्ञानिक दबाव वे कहलाते हैं जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। इन दोनों को पढ़ने के बाद अब ऑप्शन पढ़िए और उसके बाद आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है एस और आर दोनों सही हैं और आर एस का सही स्पष्टीकरण भी है। दूसरा है आपका एस और आर दोनों सही हैं किंतु आर और एस का सही स्पष्टीकरण नहीं है। एस सही है किंतु आर गलत है, एस गलत है किंतु आर सही है। तो अगर आपने बी सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है, बिल्कुल सही गेस किया है। देखिए, स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं, एस और आर सही, लेकिन इनका जो स्पष्टीकरण है, जो क्लैरिटी है, वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया इन स्टेटमेंट में। इस वजह से बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। इसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स आर क्या है? अंतर व्यक्ति कौशल है, दूसरों के प्रति तदनुभूति एवं सुनने की क्षमता, एम्पथी एंड द एबिलिटी ऑफ लिसन टू अदर्स, समय प्रबंधन रणनीति, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, विलिंगनेस टू हेल्प अदर, दूसरों की सहायता करने की इच्छा, नॉलेज ऑफ सेल्फ। अंतर व्यक्ति कौशल क्या होगा? इंटरपर्सनल स्किल्स। फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने सोचा था तो बिल्कुल सही है। एम्पथी एंड द एबिलिटी टू लिसन टू अदर, यही इसका राइट आंसर है। दूसरों के प्रति तदनुभूति एंड सुनने की क्षमता, ये होता है आपका अंतर व्यक्ति कौशल। टाइम मैनेजमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऐसे टाइप क्वेश्चन, जो निबंधात्मक प्रश्न है इसको बनाने का लाभ क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, चूँकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तुलना में इन्हें बनाना कठिन है, क्या ये लाभ होगा? ये लेखन कौशल एवं योग्यता का मूल्यांकन करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप निबंध लिखने को कहा जाता है तो आप उसको किस तरह से लिखते हैं, लेखन कौशल कैसा है आपका। फॉर एग्जांपल आपको एनवायरनमेंट पर लिखने को कहा जाता है तो उसमें आप कौन से मुद्दों पर बात करते हैं और उसके बचाव के तरीक़ों को, उसका जो बेसिकली इसमें निबंधात्मक में जो आपका राइटिंग स्किल है और जो एप्टीट्यूड है, योग्यता है, उसका मेजरमेंट हो जाता है, मूल्यांकन हो जाता है, ठीक है। आप किस तरह से सोचते हैं और आपका राइटिंग स्किल किस तरह का, ये चीज़। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन में कहा गया कि जो निबंधात्मक प्रश्न है ये चिंतन और समस्या समाधान कौशल के अनुप्रयोग पर बल देते हैं, ये भी सही है, ठीक है। किसी भी ऐसे राइटिंग या फिर किसी भी निबंधात्मक प्रश्न में आपका जो थिंकिंग है, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, दोनों इंक्लूड हो जाता है इसमें, थर्ड। तो इस वजह से हमारा राइट आंसर होगा सेकेंड एंड थर्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर प्लस करिकुलर एक्टिविटी, प्लस करिकुलर गतिविधियाँ क्या है, ठीक। तो देखिए, बेसिकली प्लस करिकुलर एक्टिविटी जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो ब्लाइंडनेस वाले हैं, तो बेसिकली ये ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है, ठीक है।
तो इसमें जो है आपका ब्रेल का यूज़ होता है, ब्रेल पद्धति का, ठीक है, यूज़ ऑफ ब्रेल। इसके अलावा ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, ठीक है, डेली लिविंग स्किल, सेंसरी ट्रेनिंग। तो बेसिकली जो स्पेशली जो ऐसे चाइल्ड जो स्पेशलाइज्ड हैं, यानी कि स्पेशल नीड वाले हैं, ठीक, उनके लिए प्लस करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है, ठीक। तो ये चीज़ है, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये क्या है। तो ये चारों ही ऑप्शन इसमें आते हैं, ठीक है। ये ब्रेल का इस्तेमाल होता है इसमें, इसके अलावा ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी हो गया, डेली लिविंग स्किल इसमें होता है, इसके अलावा सेंसरी ट्रेनिंग भी इसमें होता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं प्लस करिकुलर सर्च करके। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ यू वांट टू कलेक्ट अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ चाइल्ड, फॉर एग्जांपल फैमिली हिस्ट्री, स्कूल बैकग्राउंड एटसेट्रा, देन विच स्टडी मेथड विल यू यूज़? केस स्टडी, ओवरव्यू, इंटरव्यू या फिर सर्वे। देखिए सर्वे किसी बड़े पॉपुलेशन पर किया जाता है, ठीक है, एक व्यक्ति या फिर किसी एक बच्चे के लिए नहीं किया जा सकता है, ठीक। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में आप सवाल करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उसकी पर्सनालिटी चेक करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ओवरव्यू, अवलोकन, ये भी नहीं होगा। केस स्टडी जो है, ये चीज़ करके आप इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि फैमिली हिस्ट्री क्या है और जो स्कूल बैकग्राउंड है उसको आप पता लगा सकते हैं केस स्टडी के माध्यम से। तो ए अगर आपने गेस किया था तो बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए आखिर में बताना जरूर कि कितने आपके राइट आंसर हो रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि लेट यू हैव 500 रुपीज़, यू गो टू द मार्केट एंड बाय वेजिटेबल्स फॉर Rs 150, fruits for Rs 275 and milk for Rs 50. You meet Mohan in the market, he needs some money. How much money would you give him? This is example. माना आपके पास 500 रुपये हैं, आप सब्जी लाने बाजार जाते हैं, 150 रुपये की सब्जी आप लाते हैं, 275 रुपये के केले भी ले लेते हैं या फिर फल कह लीजिए, इसके अलावा 50 रुपये का दूध खरीद लेते हैं आप। तो आप बाज़ार में मोहन से मिलते हैं ये सब करने के बाद और उससे कुछ पैसे चाहिए, आप उसे कितने पैसे देंगे? यह उदाहरण है। क्या होगा इसमें, आपके पास कितने पैसे बचे हैं और आप उसको कितने पैसे देंगे? ये कैसा किस टाइप का कह लीजिए प्रश्न है? समझ आधारित प्रश्न है, ज्ञान आधारित है, अनुप्रयोग आधारित है या फिर वस्तुनिष्ठ है? तो वस्तुनिष्ठ का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं है, ये होगा आपका अनुप्रयोग आधारित। आपने कुछ पैसे खर्च किए, अब जितने बचे हैं उसको कैलकुलेट करने के बाद अब आप मोहन को कितने पैसे देंगे, ये अनुप्रयोग आधारित प्रश्न है, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए, एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डज अब्स्ट्रैक्ट, आइडियलिस्टिक एंड लॉजिकल थिंकिंग अपीयर, ठीक है। तो अभी जो बताया था, जो स्टेजेस होते हैं आपके डेवलपमेंट के, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि अमूर्त, आदर्शवादी और तार्किक चिंतन प्रतीत होता है कौन से स्टेज में? सेंसरी, जो सेंसरी मोटर कह लीजिए, या फिर माफ़ कीजिएगा, यह है आपका संवेदी पेशीय, ठीक है, इस स्टेज में, या फिर प्रोसेशनल, या फिर टेंजिबल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो कौन सा होगा? औपचारिक संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो है उसमें ये चीज़ स्टार्ट होता है, इस अवस्था में होता है। तो डी अगर आपने गेस किया था तो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग प्रिंसिपल रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट गाइड द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि पुरस्कार और दंड किसी व्यक्ति को विकास की दिशा देता है। ये किस अधिगम सिद्धांत में कहा गया है, या किसका सिद्धांत है, या फिर किसके सिद्धांत में कहा गया? 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला है आपका स्किनर का जो है लर्निंग थ्योरी, पावलोव लर्निंग थ्योरी है, पियाजे का लर्निंग थ्योरी है, या फिर बेंड्यूराज लर्निंग थ्योरी। तो ये होगा आपका स्किनर का जो अधिगम सिद्धांत है, उसमें ये बात कही गई है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपको पढ़ के जाना है और ख़ुद से ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, डिटेल में। बाकी क्वेश्चंस तो मैं करवा दूंगा यहाँ पर। तो स्किनर का अधिगम सिद्धांत, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि ADHD चिल्ड्रंस कैरेक्टरिस्टिक्स आर, यानी कि जो ADHD से पीड़ित बच्चे हैं या ग्रसित हैं उनकी विशेषता क्या है? ADHD के बारे में आपने पढ़ा होगा, इससे क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो फुल फॉर्म से आप समझ गए होंगे। हाइपर माफ़ कीजिएगा, अटेंशन डेफिसिट ध्यान न दे पाना पहली चीज़। हाइपर एक्टिविटी अति क्रियाशीलता या फिर आवेगशीलता, ठीक है, डिसऑर्डर। तो ये तीनों ही चीज़ें इसमें आ जाएंगा, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा सी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लेना डिटेल में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि डांसर्स एंड स्पोर्ट्समैन आर गुड, नर्तक और खिलाड़ी अच्छे होते हैं क्या मैथमेटिक्स में स्थानिक, शारीरिक, गत्यात्मक या फिर अंतर व्यक्ति इंटरपर्सनल। तो फिजिकल और डायनेमिक होते हैं, ठीक है, इसमें अच्छे होते हैं नर्तक और खिलाड़ी। सी ऑप्शन अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान या फिर इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान जो है इज़ अ रिटन स्टेटमेंट दैट इज़ अ प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट हु। जो आपका जो व्यक्तिक शिक्षण योजना है एक लिखित कथन है जो ऐसे विद्यार्थी के लिए कार्यक्रम है जो उच्च बुद्धि वाले हों, ठीक है, यानी कि जिनका इंटेलिजेंस काफ़ी हाई हो, क्रिएटिव हो, स्पेशल नीड वाले हों या फिर हाई मोटिवेशन वाले हों। तो सिंपल क्वेश्चन है, स्पेशल एजुकेशन या फिर इंडिविजुअलाइज जो एजुकेशन है वो स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए होता है, ठीक। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, विशेष आवश्यकताओं वाले जो हों बच्चे उनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स में बी आस्क्ड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन क्वेश्चन डीलिंग विथ। प्रतिभाशील शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। प्रतिभाशील यानी कि जो इंटेलिजेंस है या गिफ्टेड स्टूडेंट जो है, ठीक है, उनको किस तरह के प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। क्या रिमेम्बरिंग जो स्मरण करने वाले प्रश्न हैं, जो समझ वाले हैं, क्रिएटिंग हैं या फिर जो विश्लेषण वाले हैं। तो देखिए चूँकि गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं तो उनको ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें वो कुछ क्रिएट करें, सृजन करें, ठीक है। क्रिएटिंग वाले जो होंगे इससे जुड़े हुए प्रश्नों पर अधिक समय देने को कहा जा सकता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है अगर आपने गैस किया था तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन मैथमेटिक्स कैन बी असेस्ड मोस्ट अप्रोप्रिएटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। पूछा यह गया है कि गणित में अधिगम निरयोक्ता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। तो पहला है एप्टीट्यूड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर अचीवमेंट टेस्ट। तो देखिए उपलब्धि परीक्षण का लेना देना इससे नहीं है, ठीक है। इसके अलावा स्क्रीनिंग टेस्ट ये अलग चीज़ है, और जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये आपका ये भी नहीं होगा क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट जो है मैथमेटिक्स का नहीं होता है। तो इस वजह से जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। गणित में अधिगम निरयोक्ता का आकलन, ठीक है, किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जाएगा, तो डायग्नोस करके किया जा सकता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है, यानी कि पहले प्रॉब्लम का पता चलेगा उसके बाद आप उसका जो सॉल्यूशन है वो कर पाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि कॉन्सेप्ट मैप्स आर मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट बाय डैश। सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैप्स या फिर सिद्धांत चित्र जो होते हैं, पहला ऑप्शन है कि विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने के लिए। तो ये होगा आपका ऑप्शन फोर्थ। अगर फोर्थ आपने गैस किया है या सोचा है तो बिल्कुल सही है। इंक्रीजिंग एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली, ठीक है, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने के लिए जो कॉन्सेप्ट मैप से या फिर सिद्धांत चित्र है, ठीक है, इसकी ये जो है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सिद्धांत चित्र आप समझ गए होंगे, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है एल्बर्ट बेंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है, पूछा गया है। चार ऑप्शन पढ़ना है आपको अच्छे से, उसके बाद आंसर बताना है।
तो एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से जो सही है वो मैं बता देता हूँ। सेकंड ऑप्शन अगर आपने गेस किया था तो बिल्कुल सही है। मॉडलिंग इज़ अ प्रिंसिपल वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न, यानी कि प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है बच्चों को सिखाने के लिए। मॉडलिंग या मॉडल जो है, ठीक है, मॉडल एक एग्ज़ाम्पल या फिर एक मेन जो तरीका है प्रतिरूपण बच्चों को सिखाने के लिए, वो एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार ये चीज़ कहा गया था। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मॉडलिंग इज़ अ प्रिंसिपल वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स। निगमनात्मक तर्कना में शामिल है, अभी क्वेश्चन भी करा था हमने आगे, पूछा गया है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना क्या ये होता है इसमें शामिल, विशिष्ट से सामान्य की ओर ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, या फिर अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। तो देखिए, निगमनात्मक तर्कना में सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना, रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, ये होता है, ये इन्वॉल्व होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन चिल्ड्रन लर्न अ कॉन्सेप्ट एंड यूज इट, प्रैक्टिस हेल्प्स इन इंक्लूडिंग, माफ़ कीजिएगा, रिड्यूसिंग द एरर्स कम्युनिकेटेड बाय देम, दिस आइडिया वाज गिवन बाय। ठीक है, जब कोई बच्चा किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ता है, उसका यूज़ करता है, तो उसका अभ्यास जो त्रुटियां हैं उसको कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? E.L. थॉर्नडॉक, जीन पियाजे, जे बी वॉटसन, लेव वाइट्स्की। तो E.L. थॉर्नडॉक का ये था विचार, या कह लीजिए थॉट, ये दिया था E.L. थॉर्नडॉक द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट अगर आपने गैस किया तो बिल्कुल सही है। क्या कि अगर कोई बच्चा कुछ सीखता है, किसी कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को, और उसको प्रयोग करता है और उसका प्रैक्टिस करता है, तो जो त्रुटियां हैं उससे कम करने में मदद करता है, यानी कि प्रैक्टिस जो है त्रुटियों को कम करने में मदद करता है, ये दिया था E.L. थॉर्नडॉक ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज एसोसिएटेड विथ इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित कौन सा कौशल है? याद करना, मेमोराइजिंग, गतिक प्रक्रमण, विचार करना, या फिर एम्फेथाइजिंग। तो यहाँ पर पूछा गया है इमोशनल इंटेलिजेंस, तो ये होगा आपका एम्पैथाइजिंग, यानी कि सहानुभूति देना। ठीक है, डी ऑप्शन आपने गैस किया तो बिल्कुल सही गैस किया है आपने। कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, इमोशनल इंटेलिजेंस संबंधित है? सहानुभूति देना या फिर एम्पैथाइजिंग। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, द इनर फोर्स दैट स्टिमुलेट्स एंड कंपल्स a behavioral response and provides specific direction to that response is, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है, उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, डैश। डैश कहलाता है या डैश है, क्या है? अभिप्रेरणा है, प्रिजर्वेंस है, इमोशन है, कमिटमेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ो। एक इनर फोर्स दैट स्टिमुलेट्स, यानी कि जो स्टिमुलेट करता है और जो व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है, उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, क्या? ये होगा आपका मोटिव, यानी कि अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, अभिप्रेरण। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच टर्म इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विथ द टर्म मोटिवेशन। पूछा यह गया है कि अभिप्रेरणा जो है, इस शब्द को किसके साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है? इंसेंटिव, यानी कि पुरस्कार, या फिर प्रेरक, आवश्यकता, इमोशन। ठीक है, इसके अलावा नीड हो गया। नीड यहाँ पर इसको ठीक कर लेना, नीड मतलब यानी कि जो ज़रूरत है। इसके अलावा इंस्पिरेशन, उत्प्रेरणा। ठीक, तो इनमें से वैसे नीड का मतलब यही है कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा कि अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है नीड को। ठीक है, जब नीड होगा तभी किसी चीज़ को लेकर आप जो है मोटिवेट होंगे। ठीक है, मोटिवेशन का जो इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर सकते हैं वो नीड के साथ। ठीक है, संवेग या फिर नीड। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना जो मैंने कहा अभी, ये ऊपर नीचे हो गया है, इसको ठीक कर लेना। इसके बाद
डैश मोटिव्स डील विथ द नीड टू रीच सेटिस्फाइंग फीलिंग स्टेट एंड टू ऑब्टेन पर्सनल गोल्स। डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। कौन सी ऐसी प्रेरणा है जो अनुभूतियों के संतुष्टिकरण, ठीक है, या फिर और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को कह लीजिए उसको डील करती है उसके साथ। ऐसे क्या है? इफेक्टिव, अफेक्टिव, पर्सनल ओरिएंटेड या फिर सेफ्टी ओरिएंटेड। ठीक है, तो ये होगा आपका अफेक्टिव, यानी कि भावनात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती हैं। तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट है, अफेक्टिव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स लर्निंग पॉजिटिवली। क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक, अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है, ये पूछा गया है। ऐसा कौन सा फैक्टर है? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, या फिर सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, या फिर माता पिता की ओर से दबाव। तो ये होगा आपका मीनिंगफुल एसोसिएशन। पूछा गया है पॉजिटिवली कौन सा ऐसा फैक्टर है जो लर्निंग को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, ये पॉजिटिवली नहीं करेगा, उल्टा नेगेटिव असर डालेगा। कंपटीशन का जो रहता है ये भी नहीं, माता पिता की ओर से जो प्रेशर है वो भी पॉजिटिवली उस पर काम नहीं करेगा अधिगम पर। तो अर्थपूर्ण संबंध, मीनिंगफुल एसोसिएशन जो है, ये सबसे परफेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन या फिर थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्तों, ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे। ठीक है, 45-46 क्वेश्चन जो भी थे। तो कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, और कोई डाउट है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगली क्लास आपकी कल या परसों में आ जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, इसी तरह के सभी अपडेट्स के लिए और वीडियोज़ के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।